हम्पीगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ के राजा की इकलौती बेटी थी मारिया। मारिया 8 फीट लंबी थी। राजा अपनी बेटी की लंबाई से बहुत हैरान था। उसे अपनी बेटी की लंबाई का कोई लड़का नहीं मिल पा रहा था। लंबे से लंबे लड़के भी मारिया की लंबाई के आगे छोटे पड़ जाते। पिताजी, यही हाल रहा तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। आप मेरी शादी मुझसे छोटे लड़के से कर दीजिए। आखिर इसमें परेशानी ही क्या है? मैंने अपनी पूरी उम्र में ऐसा कोई विवाहित जोड़ा नहीं देखा जिसमें लड़का छोटा हो और लड़की लंबी हो। अगर मैंने तुम्हारी शादी तुमसे छोटे लड़के से कर दी तो पूरे राज्य में लोग तुम पर और मुझ पर हंसेंगे। तो मैं क्या करूं? क्या अपने पैर छाट कर खुद को छोटा कर लूं या अपनी गर्दन काट कर छोटी हो जाऊं? धैर्य रखो बेटी। मैंने सुना है 3 समुद्र पार एक 9 फीट का लड़का रहता है। हालांकि आज तक किसी ने उसे देखा नहीं है, लेकिन अगर वास्तव में ऐसा कोई लड़का है तो मैं तुम्हारी शादी उससे ही करवाऊंगा। मैंने कुछ आदमियों को उस लड़के के बारे में पता करने भेज दिया है। उसी राज्य में नेपो नाम का एक बौना रहता था। नेपो के परिवार में कोई भी उतना गठा नहीं था, पर किसी कारण से नेपो की लंबाई बहुत कम रह गई थी। नेपो के दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। वे किसी तरह नेपो से छुटकारा पाना चाहते थे। वे डटकर नेपो से घर और बाहर का काम कराते ताकि नेपो परेशान हो जाए और घर छोड़कर भाग जाए। नेपो, घोड़े को छुड़ा लाओ। ठीक है भैया। नेपो कुछ देर बाद वापस लौट आया तो उसके भाई ने कहा, नेपो, बाजार से सब्जी लेकर आओ। कुछ देर बाद नेपो बाजार से सब्जी लेकर लौटा तो उसके भाई ने कहा, नेपो, दोबारा बाजार जाओ और गेहूं के बीज ले आओ। भैया, आपने मुझे गेहूं के बीजों के बारे में पहले क्यों नहीं बता दिया? अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। दोबारा जाने में कौन सी परेशानी है? तू घर पर रहकर क्या अंडे देगा? फटाफट जा और जो सामान मंगाया है लेकर आ। नेपो अपने भाइयों की डांट सुन लेता और अपने भाइयों का ऑर्डर पूरा कर देता। बदले में उसे 2 वक्त का खाना मिल जाता। मुझे नहीं लगता कि नेपो इस तरह हमारा पीछा छोड़ने वाला है। उसे खाना देना बंद करना होगा, तभी वो हमारा पीछा छोड़ेगा। एक दिन नेपो जब बाजार से घर लौटा तो उसकी दोनों भाभियों ने उसे बता दिया कि वह अब उसे और घर में नहीं रख पाएंगे। नेपो बेचारा लड़ना भी नहीं जानता था। वो अपने कपड़े लेकर अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ा। नेपो जब जंगल किनारे से गुजर रहा था तो एक जहरीला तीर अचानक उसकी पीठ में आकर घुस गया। नेपो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। वो तीर मारिया ने चलाया था। मारिया उस समय जंगल में शिकार कर रही थी। उसका निशाना चूक गया और तीर बौने को जा लगा। मारिया बौने को उठाकर महल ले गई। उसका घाव साफ करके उसने नेपो की मरहम पट्टी की, लेकिन नेपो को होश नहीं आया। मारिया ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने कहा कि नेपो को होश आने में कुछ घंटों का समय लग सकता है। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, अपने तीर से किसी की जान खतरे में डाल दी। मारिया रात में नेपो के बराबर में ही सो गई। मारिया का चाचा मारिया को मारकर मारिया के पिता का राज्य हासिल करना चाहता था। उस रात वह पहरेदारों को चकमा देकर मारिया की हत्या करने के उद्देश्य से मारिया के कमरे में घुस आया। उसने देखा मारिया सो रही है। इसी बीच नेपो को होश आ गया। नेपो ने जब नकाबपोश को अपनी कमर से चाकू निकालते देखा तो वह उसका इरादा समझ गया। नेपो के बराबर की मेज पर वही तीर रखा हुआ था जो नेपो को लगा था। नेपो ने तीर उठाया और फेंककर नकाबपोश को मार दिया। जहरीले तीर से नकाबपोश बेहोश होकर गिर पड़ा। नेपो ने मारिया को उठाया। मारिया ने नकाबपोश को बांधा और उसका नकाब उतारा। चाचा, आप मुझे मारना चाहते थे? मारिया ने तुरंत ही अपने पिता को बुला लिया और वे सारी सच्चाई समझ गए। मारिया को जब पता लगा कि नेपो ने उसकी जान बचाई
तो मारिया नेपो को दिल दे बैठी। कुछ दिनों बाद जब नेपो स्वस्थ हो गया तो मारिया ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं नेपो से शादी करना चाहती हूँ। मारिया, क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? नेपोलियन की लंबाई तो औसत लंबाई से बहुत कम है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लंबाई कितनी है। वो मुझसे जान से ज्यादा प्यार करता है। बेटा, वो तुम्हारे योग्य नहीं है। वो मेरे योग्य है। उसने मेरी जान बचाई। इससे बड़ी योग्यता और क्या होगी? राजा ने मारिया से मना किया, लेकिन मारिया ने जिद की कि वो नेपो से ही शादी करेगी। आखिरकार राजा ने एक शर्त रखी। नेपो को अपनी योग्यता साबित करनी होगी। राज्य में एक जंगली सुअर ने कहर मचा रखा है। अगर नेपो उसे जिंदा पकड़ लाया तो मैं तुम्हारा विवाह उससे करा दूंगा। नेपो को एक तीर कमान देकर जंगली सुअर के शिकार के लिए भेज दिया गया। नेपो को तीर कमान चलाना भी नहीं आता था। नेपो ने देखा कि नगर के बीच में एक छोटा सा चर्च है। नेपो जंगली सुअर के पास गया और उसने सुअर पर एक पत्थर फेंका। सुअर ने नेपो पर हमला कर दिया। नेपो तेजी से दौड़ता हुआ चर्च के पास पहुंचा। उसने चर्च का दरवाजा पहले ही खोल दिया था। नेपो चर्च में घुस गया। सुअर भी उसके पीछे गया। चर्च में सामने की दीवार पर छोटी सी खिड़की थी। नेपो खिड़की से कूदकर बाहर निकल गया और पीछे से आकर उसने तुरंत चर्च का दरवाजा बंद कर दिया। इस तरह नेपो ने जंगली सुअर को जिंदा पकड़ लिया। राजा नेपो की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। बहुत दूर देश में पीटर नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, डेजी, अप्रैल और जेनी। तीनों लड़कियां हमेशा इस बात पर लड़ती रहती कि तीनों में सबसे सुंदर कौन है। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो पूरा गांव मुझे ही देखता है। मेरी जैसी सुंदरता गांव में किसी के पास नहीं है। शक्ल देखी है आईने में, ऐसा लगता है जैसे किसी छिपकली ने इंसान के कपड़े पहन लिए हो। सुंदर तो मैं हूँ, जो भी कपड़ा पहन लेती हूँ लगता है जैसे मेरे लिए ही बनाया गया है। तुम दोनों तो मेरे पैर की धूल भी नहीं। मैं तुम दोनों से ज्यादा युवा हूँ और ज्यादा गोरी भी, इसलिए मेरी सुंदरता के सामने तुम कुछ भी नहीं। पीटर अपनी तीनों लड़कियों के रोज रोज के झगड़े और उनके अहंकारी व्यक्तित्व से बहुत दुखी था। उसने सारी बात अपने बूढ़े मुनीम को बताई। एक काम कीजिए सरकार, एक प्रतियोगिता आयोजित करवाइए। कैसी प्रतियोगिता? सुंदरता की प्रतियोगिता। मुनीम पीटर को समझाता है कि प्रतियोगिता किस तरह आयोजित करवानी है। अगले दिन एक आदमी ढोल बजाकर पूरे गांव में घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, इस रविवार को गांव में एक सुंदरता की प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। गांव की सभी लड़कियां प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। जो भी प्रतियोगी जीतेगा उसे सुंदरी का खिताब मिलेगा। इसके साथ ही 1000 सोने के सिक्के भी मिलेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को पड़ोसी गांव तक जाना होगा और वापस लौट कर आना होगा। डेजी, अप्रैल और जेनी को जब सुंदरता की प्रतियोगिता के बारे में पता लगा तो तीनों खुशी से पागल हो गईं। सुंदरता का खिताब तो मैं ही जीतूंगी। तेरे बस की बात नहीं है, प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। बेहतर होगा तुम दोनों प्रतियोगिता में भाग ही ना लो, क्योंकि सुंदरता का खिताब तो मेरे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। प्रतियोगिता वाले दिन सभी प्रतियोगी लड़कियां पड़ोसी गांव की यात्रा पर निकल पड़ी। ये प्रतियोगिता तो बहुत सरल लग रही है। इसमें बस पड़ोसी गांव जाना है और वापस आना है। रास्ते में सभी लड़कियों को एक औरत मिली। सभी प्रतिभागी लड़कियां मेरे पास आए। सभी लड़कियों को एक एक सुंदर ड्रेस मिलेगी, उन्हें ये पहनना है। डेजी, अप्रैल और जेनी नई ड्रेस पाकर बहुत खुश हुई। जब वे लोग आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें एक अंधा आदमी मिला जो कीचड़ में सना हुआ था। सुनो भाई, सुनो, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? मैं अंधा हूँ, कीचड़ में गिर गया था। क्या कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोड पार करा देगा? मैं आपको रोड पार नहीं करा सकती। आप कीचड़ में सने हुए हैं। मेरी नई ड्रेस गंदी हो जाएगी। डेजी, अप्रैल और जेनी तीनों ही
ड्रेस गंदी होने के डर से अंधे आदमी को रोड पार नहीं कराती। जब वे थोड़ा आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें एक आदमी मिलता है। आदमी मिठाई बांट रहा था। सभी प्रतिभागी यहाँ आए और अपनी मनपसंद स्वादिष्ट मिठाई ले जाएं। ये मिठाई आपको रास्ते में चलते चलते ही खाना है। बहुत भूख लग रही है। अच्छा हुआ कुछ अच्छा खाने को मिला। खूब ढेर सारी मिठाई ले लेनी चाहिए। पता नहीं बाद में कुछ खाने को मिले या नहीं। अप्रैल, डेजी और जेनी तीनों अपनी मनपसंद मिठाई ले लेती हैं और खाती हुई आगे बढ़ती हैं। रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिलता है। बिटिया, क्या कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैंने भी तो कुछ नहीं खाया है। इतनी बढ़िया मिठाई मैं किसी दूसरे को नहीं दे सकती। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। अप्रैल, डेजी और जेनी तीनों ने अपनी मिठाई पेट भर कर खाई और भिखारी को कुछ भी नहीं दिया। कुछ देर बाद सभी प्रतिभागी पड़ोसी गांव पहुँचे। सभी प्रतियोगियों को जंगल के रास्ते 1 घंटे के अंदर गांव वापस लौटना है। दौड़ो, तेज चलो या कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटे के अंदर गांव वापस लौटो। अप्रैल, डेजी और जेनी जल्दी जल्दी चलने लगे। जंगल में उन्हें एक आदमी मिला जो दलदल में फंसा हुआ था। कोई मेरी मदद करो, मैं दलदल में धंसा जा रहा हूँ। मुझे बाहर निकालने में सहायता करो। अगर मैंने इस आदमी की मदद की तो मैं गांव देर से पहुंचूंगी और प्रतियोगिता हार जाऊंगी। डेजी और जेनी भी ऐसे ही सोचते हैं। उनमें से किसी ने उस आदमी को नहीं बचाया। वे तीनों तेजी से आगे बढ़ गईं। अप्रैल, डेजी और जेनी सहित सभी प्रतिभागी लड़कियां 1 घंटे के अंदर ही गांव पहुंच गईं। सिर्फ एक लड़की जिसका नाम मैगलीन था देर से गांव पहुंची। प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है और इस प्रतियोगिता को मैगलीन ने जीता है। मैगलीन ही गांव की सबसे सुंदर लड़की है। अप्रैल, डेजी और जेनी को मैगलीन के जीतने पर बहुत आश्चर्य हुआ। तीनों रोती हुई अपने घर पहुंची। क्या हुआ बेटियों, क्यों रो रही हो? पिताजी, हम तीनों में से किसी ने भी सुंदरता का खिताब नहीं जीता। वो साधारण सी दिखने वाली मैगलीन सबसे सुंदर कैसे हो सकती है? बेटियों, सुंदरता चेहरे पर नहीं बल्कि हमारे चरित्र में होती है। चरित्र से मेरा मतलब है कि हमारे मूल्य कैसे हैं। तुम तीनों ने अपने कपड़े गंदे होने के डर से उस अंधे आदमी को रोड पार नहीं कराया, लेकिन मैगलीन ने अपने कपड़ों की चिंता किए बिना उस आदमी को रोड पार कराया। तुम तीनों को केवल अपनी भूख की फिक्र थी। तुमने भिखारी को कुछ भी नहीं दिया, जबकि मैगलीन ने अपनी सारी मिठाई उस भिखारी को दे दी। तुम तीनों ने जंगल में दलदल में डूबते उस आदमी को भी नहीं बचाया, क्योंकि तुम सब में प्रतियोगिता जीतने का भूत सवार था, जबकि मैगलीन ने प्रतियोगिता जीतने की परवाह किए बिना उस आदमी की जान बचाई। मैगलीन का चरित्र सुंदर था, उसके मूल्य सुंदर थे, इसलिए उसे सुंदरता का खिताब दिया गया। उस दिन अप्रैल, डेजी और जेनी को अपने ऊपर बहुत शर्म आई और उन तीनों ने झगड़ा करना बंद कर दिया।